आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने सांभर के चौहान की उत्पत्ति और इनका किस वंश से संबंधित था इसके बारे में अध्ययन किया। आज की इस क्लास में हम सांभर के चौहानों का प्रारंभ से लेकर अर्णोराज चौहान या अजयराज चौहान तक के शासकों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले चर्चा करते हैं सामंत राज की, जो वासुदेव चौहान के बाद इस वंश का या सांभर शाखा का शासक था। ठीक है, सांभर को बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोतीय ब्राह्मण माना गया है। ये आपको मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था। ठीक है, इसका शासनकाल 817 ईस्वी पूर्व माना गया है। इसका शासनकाल 817 ईस्वी माना गया है। ठीक है, किसका? सामंत राज का। इसका उत्तराधिकारी सामंत राज का उत्तराधिकारी नरदेव था। कौन था मित्रों? नरदेव। ठीक है, नरदेव के बाद इस वंश का शासक जयराज। नरदेव के बाद जयराज इस वंश का शासक बना, और जयराज के बाद या जयराज का उत्तराधिकारी विग्रहराज प्रथम। कौन था मित्रों? विग्रहराज प्रथम। विग्रहराज प्रथम था, और विग्रहराज का उत्तराधिकारी, विग्रहराज प्रथम का उत्तराधिकारी चंद्रराज और गोपेंद्र राज थे। चंद्रराज और चंद्रराज का उत्तराधिकारी गोपेंद्र राज था। ठीक है, वासुदेव चौहान का उत्तराधिकारी सामंतराज था। इसे बिजोलिया शिलालेख में वत्स गोतीय ब्राह्मण बताया गया है। इसका शासनकाल 817 ईस्वी पूर्व में ईस्वी था। इसका उत्तराधिकारी नरदेव था, और नरदेव का उत्तराधिकारी जयराज, और जयराज का उत्तराधिकारी विग्रहराज प्रथम था, और विग्रहराज प्रथम का उत्तराधिकारी चंद्रराज, और चंद्रराज का उत्तराधिकारी गोपेंद्र था। ठीक है, गोपेंद्र राज का उत्तराधिकारी दुर्लभ राज प्रथम था। कौन था मित्रों? दुर्लभ राज प्रथम था। ये जो प्रारंभिक जो शासक थे चौहानों के, इनके बारे में विस्तृत रूप से कोई जानकारी प्राप्त कम होती है। गोपेंद्र राज का उत्तराधिकारी था दुर्लभ राज प्रथम। दुर्लभ राज प्रथम। कौन था मित्रों? दुर्लभ राज प्रथम। दुर्लभ राज प्रथम परिहार शासक वत्सराज का सामंत था। वत्सराज का सामंत था। कौन? विग्रहराज प्रथम। ये प्रतिहार शासक था। ये वत्सराज प्रतिहार शासक था, और विग्रहराज प्रथम व दुर्लभराज प्रथम इस वत्सराज प्रथम का सामंत था। ठीक है,
तो प्रतिराजों का जो शासक था प्रतिहारों का, तो इन प्रतिहारों के समकालीन थे चौहान। सांभर के चौहान प्रतिहार वंश के समकालीन ही अस्तित्व में आ गए थे। जब प्रतिहार शासक कमजोर पड़ने लगा तो ये चौहान भी अपने आप स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है। दुर्लभ राज ने वत्सराज के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर मित्रों? वत्सराज के साथ मिलकर बंगाल के शासक, तो बंगाल में अब यहाँ आपको हम पिछली कक्षा जो प्रतिहार वंश था उसके साथ उसको हम याद करते हैं, और उसको याद करते हुए हम देखते हैं कि जब प्रतिहार शासकों के समकक्ष चौहान थे तो बंगाल पर इस समय शासन किसका था? पाल वंश का। किसका शासन था मित्रों? पाल वंश का। ठीक है, बंगाल पर किसका शासन था? पाल वंश का। और इनके टाइम में वत्सराज और दुर्लभ राज प्रथम के शासनकाल में यहां शासक था धर्मपाल। कौन था मित्रों? धर्मपाल। ठीक है, कौन था? धर्मपाल। अब हमने एक ट्रिक पढ़ी थी प्रतिहार वंश में, डीवीडी के बारे में। डी वी और डी। ठीक है, तो डीवीडी क्या है? क्या था ये डीवीडी? क्या था ये डीवीडी? ये इस काल में, प्रतिहार शासन काल में जो त्रिसंघर्ष हुआ उनमें से पहला संघर्ष था ये डीवीडी। डीवीडी का मतलब ध्रुव राष्ट्रकूट शासक, वत्सराज प्रतिहार शासक, ठीक है, और ये धर्मपाल। ठीक है मित्रों, ध्रुव, वत्सराज और धर्मपाल। तो दुर्लभ राज प्रथम जो चौहान शासक था, चौहान शासक, ठीक है, ये गोपेंद्र का उत्तराधिकारी था और वत्सराज का सामंत था। तो वत्सराज के साथ मिलकर इसने बंगाल में पाल वंश के शासक धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध किया। क्या किया मित्रों? धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध किया, और जहां इस युद्ध में वत्सराज विजय हुआ। ठीक है, युद्ध किया। ठीक है, तो यहां यह चर्चा किस लिए हुई? क्योंकि इस युद्ध में वत्सराज के साथ कौन था? दुर्लभ राज प्रथम, जो चौहानों का शासक था और गोपेंद्र राज का उत्तराधिकारी था। दुर्लभ राज प्रथम इस चौहान वंश का पहला शासक था जिसके शासनकाल में पहली बार, प्रथम बार या पहली बार अजमेर, जो कि इनकी राजधानी थी, चौहानों की राजधानी, सांभर के चौहानों की राजधानी क्या थी? अजमेर, या केंद्र था इस क्षेत्र शासन का। तो अजमेर पर पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, मुस्लिम आक्रमण हुआ। ठीक है, किसके शासनकाल में? दुर्लभ राज प्रथम के शासनकाल में अजमेर पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ। ठीक है, तो चौहान वंश का पहला शासक कौन था जिसके शासनकाल में अजमेर पर मुस्लिमों का पहली बार आक्रमण हुआ? तो आंसर क्या होगा हमारा? दुर्लभ राज प्रथम। ठीक है, दुर्लभ राज का उत्तराधिकारी, इसका उत्तराधिकारी था गुवक। कौन था मित्रों? गुवक। इसका उत्तराधिकारी गुवक प्रथम था। ठीक है, गुवक प्रथम था। अब गुवक प्रथम जब चौहानों का शासक बना, उत्तराधिकारी बना दुर्लभ राज प्रथम का, तो प्रतिहार वंश में भी शासक बदल गया।
प्रतिहार वंश का भी शासक बदल गया और यहां शासक हुआ कौन? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, ठीक है। कौन था? नागभट्ट प्रथम। ये सॉरी नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। ये प्रतिहार शासक था। तो कहने का मतलब कि जो गोवक प्रथम था वो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। कौन था? नागभट्ट द्वितीय का शासक। क्योंकि इस समय प्रतिहार जो थे वो उत्तर भारत में शक्ति का प्रमुख केंद्र थे या शक्तिशाली शासक थे। तो शासन किनके हाथों में था? प्रतिहारों के शासन में था, हाथों में था। और चौहान जो थे या अन्य जो वंश था वो इनके सामंत हुआ करते थे। तो गोवक प्रथम नागभट्ट द्वितीय का सामंत था और वत्सराज का सामंत दुर्लभराज प्रथम था, ठीक है। 805 ईस्वी में 805 ईस्वी में इस गोवक की बात हो रही है। अब 805 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय के शासन में या नागभट्ट द्वितीय के दरबार में एक राजसभा आयोजित हुई, ठीक है। कब? 805 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय के दरबार में एक राज्यसभा आयोजित हुई और इस राज्यसभा में इसे वीर की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई मित्रों? वीर की उपाधि दी गई। उपाधि दी गई किसको? गोवक प्रथम को। किसको दी गई मित्रों? गोवक प्रथम को। कब दी गई वीर की उपाधि? 805 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय की राज्यसभा में, ठीक है। तो जो प्रतिहार चौहान, जो प्रारंभिक चौहान शासक थे, इन प्रारंभिक चौहान शासकों के बारे में एक चीज जो कॉमन है वो क्या है कि ये प्रतिहारों के अधिकतर सामंत रहे हैं। क्योंकि उस समय शक्ति का प्रमुख केंद्र उत्तर भारत में प्रतिहार वंश था और 3 वंश उस समय प्रतिहारों के शासन काल में 3 वंश प्रमुख शासक या शक्ति के केंद्र रहे, जिनमें संघर्ष चला, जिन्हें त्रिसंघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल, ठीक है। चौहान जो थे या अन्य जो वंश थे राजस्थान के, ये इनके सामंत हुआ करते थे। जब धीरे धीरे जब प्रतिहार वंश कमजोर होता चला गया तो ये स्वतंत्र हो गए चौहान या अन्य शासक। गोवक प्रथम ने ही सीकर जिले में स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? हर्षनाथ मंदिर का। निर्माण कराया। कहाँ है ये? सीकर में। कहाँ है? सीकर में। हर्षनाथ मंदिर कहाँ है? सीकर में। यहाँ एक शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है, ठीक है, इस मंदिर में। ये एक भगवान शिव का मंदिर है जिसे हर्ष के नाम से पूजा जाता है। यहाँ भगवान शिव को हर्ष के नाम से पूजा जाता है और हर्षनाथ को चौहानों का देवता भी कहा जाता है। चौहानों का देवता, ठीक है। किसे कहा जाता है? हर्षनाथ को चौहानों का देवता भी माना जाता है। गोवक प्रथम का उत्तराधिकारी था चंदनराज प्रथम, ठीक है। गोवक प्रथम का उत्तराधिकारी चंद्रराज प्रथम था और इसका उत्तराधिकारी गोवक द्वितीय था। गोवक द्वितीय था, ठीक है। इस गोवक द्वितीय ने
अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, इस गोवकदित्य ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी बहन कलावती, इसकी बहन थी कलावती, कौन थी ये बहन, किसकी, गोवक की। ठीक है, तो गोवकदित्य ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपनी बहन कलावती का विवाह प्रतिहार शासक, क्योंकि उस समय मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय प्रतिहार वंश का प्रतिहार वंश जो था वो शक्ति का प्रमुख केंद्र था उत्तर भारत में। तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज से इसका विवाह किया। ठीक है, से विवाह किया। ठीक है, कारण क्या था इसका, रीजन क्या था, क्योंकि गोवकदित्य अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। क्या करना चाहता था मित्रों, अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था, इसलिए इसने अपनी बहन का विवाह मिहिर भोज से किया। गोवकदित्य के बाद चंदनराज चौहानों का शासक बना। गोवकदित्य का उत्तराधिकारी था चंदनराज। कौन था मित्रों, चंदनराज। ठीक है, चंदनराज ने दिल्ली के तोमर शासक रुदेन या रुद्रपाल को पराजित किया। चंदनराज ने तोमर शासक दिल्ली पर इस समय तोमर वंशीय शासक राजपूतों का शासन था। तोमर वंशीय शासक रुदेन या रुद्रपाल को पराजित किया। ठीक है, ये कहाँ के शासक थे, दिल्ली के। कहाँ के शासक थे मित्रों, दिल्ली के। तो चंदनराज ने तोमर वंशीय शासन रुद्रेन शासक या रुद्रपाल को पराजित किया, जो दिल्ली का शासक था। चंदनराज की रानी रुद्राणी या आत्मप्रभा थी, जो शिव भक्त थी और यौगिक क्रियाओं में निपुण थी। इसकी एक रानी थी जिसे रुद्राणी या आत्मप्रभा, इसका नाम रुद्राणी या आत्मप्रभा भी था। अब ये जो आत्मप्रभा थी ये शिव भक्त थी, बहुत बड़ी शिव भक्त थी और यौगिक क्रियाओं में यानी आध्यात्मिक क्रियाओं की जानकार थी। कौन, आत्मप्रभा या रुद्राणी। ठीक है, आत्मप्रभा ने कालसर्प, इसने कालसर्प नामक रोग से छुटकारा पाने के लिए, कालसर्प नामक रोग से मुक्ति पाने के लिए पुष्कर के तट पर सहस्त्र शिवलिंगों की स्थापना की। रोग से मुक्ति पाने के लिए पुष्कर के तट पर सहस्त्र शिवलिंगों की स्थापना की। कहाँ, पुष्कर के तट पर। किसने, चंदनराज की रानी रुद्राणी या आत्मप्रभा ने, जो शिव भक्त थी और यौगिक या आध्यात्मिक क्रियाओं की जानकार थी। इसने कालसर्प नामक रोग से मुक्ति पाने के लिए पुष्कर के तट पर सहस्त्र शिवलिंगों की स्थापना की तथा प्राण प्रतिष्ठा के लिए, मूर्ति स्थापना के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रतिदिन 1000 दीपक जलाने, 1000 दीपक जलाकर अपने इष्ट देव भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाने का कार्य किया। पुष्कर के तट पर इसने, ये बहुत बड़ी शिव भक्त थी और कालसर्प रोग से छुटकारा पाने के लिए
पुष्कर के तट पर इसने 1000 दीपकों का रोज प्रज्वलित करती थी, रोज जलाती थी अपने इष्ट देव भगवान शिव को मनाने के लिए। किसके लिए? अपने भगवान शिव को मनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो रुद्राणी या आत्मप्रभा थी, ये बहुत बड़ी शिव भक्त थी, जिसने काल सर्प नामक रोग से मुक्ति पाने के लिए पुष्कर के तट पर 1000 दीपकों को प्रतिदिन जलाने का निर्णय लिया। और ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि अपने इष्ट देव भगवान शिव को मनाना, प्रसन्न करना चाहती थी। ठीक है मित्रों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। अगली जो क्लास होगी हम उसमें चंदन राज और प्रारंभिक जो चौहानों के शासक जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को